एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया की स्क्वाड सामने आ चुकी है। कल यानी कि 19 अगस्त को सेलेक्टर अजीत आगरकर और टी20 टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बताया कि वो कौन से 15 खिलाड़ी होंगे जो इस बार के एशिया कप में भारतीय टीम से खेलते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा उन्होंने 5 बैकअप खिलाड़ियों का भी नाम बताया। अ, तो इस तो टीम सामने आ चुकी है। हालांकि कुछ ऐसे नाम हैं जिसे देखकर सरप्राइज हैं लोग, और कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं जिन जो इस टीम में नहीं है, और जिसके बारे में कल से लगातार सोशल मीडिया पर बातचीत हो रही है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे मेरे साथी सुशांत और पंकज के साथ। तो मेरे पास कई सारे सवाल हैं जिस पर मैं बात करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं हर्षित राणा के बारे में। जब से एशिया कप के स्क्वाड के बारे में बातचीत हो रही थी, अ, मुझे ऐसा अभी एक कोई ऐसा जो एक्सपर्ट थे या फिर किसी यूट्यूबर से मैंने नहीं सुना जिसकी टीम में हर्षित राणा शायद इंक्लूजन से हाँ खुश हो। नजर नजर आए हो। इंक्लूजन की बात अलग है, लेकिन जो हम पहले अपनी टीम बना रहे थे, तो एक नाम हर्षित राणा है। हर्षित राणा के सिलेक्शन के बारे में बात करते हैं। उम्मीद की जा रही थी जो 3 फास्ट बॉलर होंगे, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह के अलावा जो तीसरे फास्ट बॉलर 15 के स्क्वाड में जो शामिल किए जाएंगे, उसमें प्रसिद्ध कृष्णा का नाम होगा। लेकिन सरप्राइजिंगली मेरे लिए तो ये सरप्राइज है कि हर्षित राणा इस टीम में है। हर्षित राणा का आईपीएल रिकॉर्ड, जो पिछला आईपीएल 2025 में उनका रिकॉर्ड था, 13 मैचेस में उन्होंने 15 विकेट लिए, 10 से ज्यादा की इकोनॉमी, लगभग 30 का औसत था। तो सुशांत और पंकज, आप बताइए कि हर्षित राणा का इस टीम में सिलेक्शन कितना जस्टिफाइड है। जी हाँ सुमित, इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका इतना कोई एक्सपोजर भी है नहीं, एक ही मैच खेले हुए और वो भी पुणे में होम ग्राउंड पे हुआ था जहां उन्होंने 3 विकेट चटकाए थे। और मतलब अगर कोई मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है, अगर बायलेटरल हो तो हम समझ भी सकते हैं क्या उनका चयन ऐसे यंगस्टर हुआ इस टीम में। पर एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट में एशिया कप जैसे जो एक बहुत ही एशिया में बड़ा टूर्नामेंट है, तो ऐसे टूर्नामेंट में अगर आप एक्सपीरियंस के साथ जाते तो थोड़ा मुझे लगता है कि इंडियन टीम के लिए थोड़ा फायदेमंद हो सकता था। पर उन्हें भी मौका मिलना वैसे इस टीम में थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि अगर इंडिया 2 फास्टर के साथ जाती है तो उन्हें मौका तो मिलने वाला नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सेलेक्टर्स को ऐसा लगा हो कि अगर उनका चयन होता है तो वैसे कोई इंजरी होती है तो ही उन्हें मौका मिल सकता है। पर ये डिबेटेबल इशू जरूर है कि इनके चयन को लेके, क्योंकि जैसे आपने उनके आंकड़े बताए तो ओवरऑल आईपीएल में भी उनके आंकड़े वैसे कोई इंप्रेसिव है नहीं। 33 मैचेस में उनके 40 विकेट्स है। तो मुझे तो ऐसा कोई उनमें कोई इतना टैलेंट का ऐसा कोई ये नहीं लग रहा है कि उनका चयन बस एक गंभीर गंभीर का ही लोग बोल रहे हैं कि गंभीर से कनेक्शन ही उनका इस टीम में सिलेक्शन की वजह बनी हुई है। ठीक है। सुशांत, पंकज ने एक बड़ा अच्छा एक पॉइंट उठाया जिसे मैं अपने सवाल में बोलना में रह गया था। अ, हर्षित राणा ने इस साल शायद सिर्फ एक ही इंटरनेशनल टी20 मैच खेला है। वो भी वो एक रिप्लेसमेंट के तौर पर आए थे। श्रीलंका के खिलाफ पुणे में वो मैच खेला गया था जिसमें उन्होंने 3 विकेट लिए थे। सिर्फ एक मैच में 3 विकेट लेना और उनका सिलेक्शन इस टीम में होना कितना सही है। ओके, सो मुझे लगता है पंकज और सुमित की हर्षित राणा का जो सिलेक्शन है उसके पीछे एक स्टोरी है। अगर आप देखें तो जो लास्ट आईपीएल केकेआर जीता था 2024 में, उस आईपीएल में हर्षित राणा ने काफी अच्छा प्रदर्शन परफॉर्मेंस अच्छी किया थी। था। 19 विकेट हाँ, लगभग उन्होंने। उसके उस समय गौतम गंभीर उनके कोच थे। तो उस समय मेंटोर थे। मेंटोर कोच, हेड कोच आई थिंक चंद्रकांत पंडित थे चंद्रकांत पंडित। और मेंटोर गंभीर थे। तो उन्होंने उनको क्लोज क्वार्टर से देखा कि उनमें क्या पोटेंशियल है। और उसके बाद जैसे ही गंभीर ने इंडियन हेड कोच के का जो पोजीशन लिया, तो उन्होंने चाहा कि ये खिलाड़ी मुझे लगता है कि आगे पुश किया जाए, इसलिए उन्होंने आई थिंक वनडे भी डेब्यू किया अपना, उसके बाद टेस्ट भी डेब्यू किया और T20 भी डेब्यू किया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक पर्सनल जो चॉइस है कि मुझे इस खिलाड़ी पे ज़्यादा भरोसा है,
और आप देखेंगे तो चैंपियंस ट्रॉफी में भी आई थिंक हर्षित राणा टीम में थे, मुझे ऐसा लगता है। में थे शायद एक आध मैच उन्होंने हाँ खेला, लेकिन परफॉर्मेंस की हम बात कर रहे हैं हाँ। कि किस बिना पे उन्हें इस टीम में जगह मिल रही है। हम लगातार तो वो मुझे लगता है कि वो पोटेंशियल बेसिस पे है कि वो फास्ट बॉलिंग कर सकते हैं और कहीं ना कहीं वो एक बैटिंग ऑप्शन भी देते हैं नंबर 8 पर अगर जरूरत पड़ी तो, क्योंकि अगर अगर आप प्रसिद्ध कृष्णा या सिराज के बारे में बात करेंगे तो वो बल्लेबाज के तौर पर उतना उनका नाम नहीं है। तो अगर समझो कभी जरूरत पड़ी कि उनको 2-3 छक्के मारने पड़े तो शायद हर्षित राणा वहां पर काम आ सकते हैं। तो मुझे लगता है बैटिंग प्रोवर्स को देख के भी उनका सिलेक्शन हो सकता है। एक सवाल इसमें और जोड़ना चाहूंगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत आगरकर ने कहा कि हमने जिन भी खिलाड़ियों को इस टीम में सेलेक्ट किया है, उसमें आईपीएल का परफॉर्मेंस का बहुत ज्यादा रोल था। तो एक तरफ प्रसिद्ध कृष्णा है जो आईपीएल 2025 के पर्पल कैप होल्डर थे, और दूसरी तरफ हर्षित राणा थे। बुमराह और अर्शदीप को लेकर डिबेट नहीं कर सकते क्योंकि अर्शदीप लगातार टीम इंडिया का हिस्सा रहे हैं और अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और बुमराह से तो कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। तो एक तरफ सेलेक्टर्स कहते हैं कि आईपीएल की परफॉर्मेंस, और दूसरी तरफ जब वो टीम सेलेक्ट करते हैं तो कुछ और हो रहा है। जी हाँ, जैसे आपने बताया मुझे यही आपकी बात सुन के जो टेस्ट मैच में अपने साथ हुआ था वो याद आया। मैं वो किस्सा, जैसे हर्षित राणा जब इंजरी पर, नहीं नहीं, जो टेस्ट, अब जो इंडिया इंग्लैंड जो टेस्ट सीरीज हुई थी उसमें जब इंडिया इंडियन टेस्ट सीरीज शुरू हुई थी तो ऐसा हर्षित लग, राणा एज ए एक्स्ट्रा बॉलर ऐड किए गए थे पहले हाँ, टेस्ट में। पर परफॉर्मेंस उनका मतलब मुझे ये नहीं लग रहा। हाँ, तो वो वही कह रहा हूँ कि कभी कभी कुछ कुछ प्लेयर्स को आप पोटेंशियल पे सेलेक्ट करते हैं तो, और गंभीर की पर्सनल चॉइस के कारण मुझे लगता है उनका सिलेक्शन हुआ है, बट परफॉर्मेंस अभी तक उन्होंने वैसा दिया नहीं है कि वो अपनी टीम में जगह अब मैं पाए। सही हूं या नहीं, शायद इंग्लैंड दौरे के लिए उनका सिलेक्शन हुआ था या फिर वो प्रैक्टिस मैच नहीं में नहीं, क्या हुआ था खेले कि थे। पहले मैच में जब 2 दिन पहले ऐसा समझ में आ रहा था कि कोई एक दो प्लेयर में निगल है, तो उनको रोक दिया गया कि आप रुकिए, शायद आपकी जरूरत पड़ेगी। तो उसमें हर्षित राणा को सेलेक्ट किया गया था, हालांकि उन्होंने मैच नहीं खेला, बट एज ए चॉइस ऑफ बैकअप बॉलर ही वॉज सेलेक्टेड। ठीक तो है। हर्षित राणा का एक ही मुझे जो आ रहा है कि जो गौतम गंभीर में उनके वो पोटेंशियल दिखता है, उसी के चलते उनका सिलेक्शन हो रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनके पास वो तेज गेंदबाजी है, वो एक पेस से बॉलिंग करते हैं, और उनके पास एक अच्छा बाउंसर भी है और एक अच्छे फील्डर भी हैं। तो T20 ठीक है। में उनका सिलेक्शन जायज़ लगता है ठीक एज पर माय नॉलेज। ठीक है। ठीक है। एक और सरप्राइजिंग इंक्लूजन जो टीम में सिलेक्शन हुआ है, वो मेरी नजर में शुभमन गिल है। शुभमन गिल जो पिछले एक साल से भारत की T20 टीम का हिस्सा नहीं थे, उन्हें एशिया कप के लिए इस टीम में जगह मिली है बतौर वाइस कैप्टन। वाइस कैप्टन होने का मतलब यह है कि अब शुभमन गिल न सिर्फ स्क्वाड का हिस्सा है बल्कि प्लेइंग 11 में भी उन्हें जगह मिलेगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि शुभमन कहाँ खेलेंगे। कई क्रिकेट एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि शुभमन गिल अब ओपन करेंगे अभिषेक शर्मा के साथ। अब इसके साथ सवाल कई सारे पैदा हो रहे हैं कि एक शुभमन गिल को टीम में लाने की वजह से पूरी बैटिंग ऑर्डर गड़बड़ हो रही है। सफल हो चुका। अब सैमसन कहाँ खेलेंगे, खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। अगर सैमसन खेलते हैं तो तिलक वर्मा को शायद बाहर बैठना पड़े। तो कहीं ना कहीं एक किसी ना किसी खिलाड़ी के साथ नाइंसाफी होने वाली है, और जो खिलाड़ी के साथ ये नाइंसाफी हो सकती है वो शायद है कि तिलक वर्मा और संजू संजू सैमसन ही सैमसन। होंगे। वो दो खिलाड़ी जो पिछले कुछ समय से भारत के लिए T20 इंटरनेशनल में लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिनके नाम 2-3 T20 100 भी हैं। जी बताइए। जी हाँ सुमित, जैसे T20 वर्ल्ड कप के बाद से इंडियन टीम ने 20 मैचेस खेले हैं, जी तो उनमें से मोस्ट ऑफ द मैचेस तिलक वर्मा और संजू सैमसन इन्होंने खेले हैं, और अभिषेक शर्मा के साथ संजू सैमसन ने ओपनिंग की है। संजू सैमसन ने 17 मैचेस खेले हैं टोटल इस T20 वर्ल्ड कप के बाद से। जो एक हम सोच रहे थे कि रोहित और
विराट के एरा के बाद एक नई टीम बनाएंगे। पर जैसे आपने बताया कि जो एक संभ्रम पैदा हो चुका है कि शुभमन गिल के इंक्लूजन से, कि जो टीम ने इतने साल इनके ऊपर ट्रस्ट किया, मतलब पूरा एक साल अभी जो प्लेयर्स खेले हैं, तो उनके परफॉर्मेंस में ऐसी कौन सी गड़बड़ी आ गई? क्योंकि संजू सैमसन के आंकड़े भी इतने मजबूत है कि उन्हें बाहर भी नहीं रख सकते, क्योंकि 17 मैचेस में उनके 3 सेंचुरीज आ चुकी है और स्ट्राइक रेट भी लगभग 171.34 का स्ट्राइक रेट है उनका। तो ये स्ट्राइक रेट और ये इतने कंसिस्टेंसी से, एवरेज भी 34 का एवरेज है, तो कंसिस्टेंसी से रन भी, भले उनके थोड़े डक्स आ चुके थे, कुछ मैचों में उनके डक्स आ चुके थे, लेकिन अगले ही मैच में सेंचुरी आने के कारण उन्हें टीम से बाहर भी नहीं रखा गया है। और तिलक वर्मा ने तो बहुत ही इंप्रेसिव आंकड़े रखे हुए हैं। उन्होंने भी कुछ 18 मैचेस खेले हैं इस 20 मैचेस में, और उनका भी स्ट्राइक रेट लगभग 171 का स्ट्राइक रेट है, और एवरेज तो 46 का एवरेज है उनका। तो उन्हें अगर आप बात करें कि किसी के साथ नाइंसाफी होने वाली है, अगर ऐसे एवरेजेस और ऐसे स्ट्राइक रेट्स के साथ भी प्लेयर के साथ अगर नाइंसाफी होने लगे, तो प्लेयर अपने खुद के लिए खेलने शुरू हो जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि इंडियन टीम एक सेल्फ एस्टीम टीम है, जो अपने टीम के लिए ज्यादा खेलने के लिए जानी जाती है, ना कि बस मुझे अपने माइलस्टोन अचीव करने हैं। इन सब में मुझे लगता है सेलेक्टर ने जायसवाल को ना चुनने से अभिषेक शर्मा को चुना है, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट तो 191 का है, जो और हाँ, और T20 वर्ल्ड कप के बाद से किसी भी प्लेयर ने स्टार्टिंग के 10 ओवर में जितने रन नहीं बनाए, उतने रन अभिषेक शर्मा ने बनाए हैं। तो वो ये आंकड़े उनके लिए बहुत ही जस्टिफाई है, मुझे लग रहा है। और मुझे लगता है सुमित कि जो आप बात कर रहे हैं शुभमन गिल के सिलेक्शन पे, जो बैटिंग ऑर्डर में हलचल मच गई है, उसमें कहीं ना कहीं मेरा एक पर्सनल व्यू है कि जब शुभमन गिल लास्ट T20 खेले थे, तब वो वाइस कैप्टन थे इंडियन टीम के। एक साल पहले। हाँ, 1 साल पहले। लेकिन जब उन्होंने टेस्ट और वनडे में फोकस करना शुरू किया, तो वो अवेलेबिलिटी के चक्कर में उन्होंने कहा कि हम अभी फोकस करेंगे वनडेज में और टेस्ट में। तो इसीलिए जो सैमसंग और अभिषेक शर्मा और तिलक, इनको मौका मिलता गया। पर अब जब बात रही एशिया कप और वर्ल्ड कप की, तो उसमें जो आपके उगते हुए सूरज हैं शुभमन गिल या जायसवाल, उनका होना जरूरी है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि शुभमन गिल का इस टीम में आना तो लगभग तय था। हाँ, वाइस कैप्टनसी देने के लिए भी उनका एक रीज़न है कि वो लीडरशिप टीम में अच्छा अहम रोल देंगे। उनका ऐसा कहना है सेलेक्टर्स का कि शुभमन गिल एक अच्छे लीडर भी हैं। तो लीडरशिप के कारण उनको बैटिंग में, मतलब उनको 11 में भी खेलना ही होगा। और मुझे लग रहा है कि वो विराट कोहली का जो नंबर 3 पोजीशन है T20 में, शायद वो टीम वैसे ही फॉलो करेंगे और वो T20 में भी नंबर 3 पे ही खेलेंगे। नहीं, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन सवाल ये है कि अब जब गिल टीम में आ चुके हैं, तो संजू सैमसन और तिलक वर्मा में से ही कोई एक खिलाड़ी खेलेगा और कोई एक ड्रॉप किसी का होना तय है। तो ये कितना ठीक है कि दो ऐसे खिलाड़ी, जो शायद आप ये भी कह सकते हैं कि जो भारत के टॉप परफॉर्मर रहे हैं बैटिंग में, उनका उन्हें टीम से बाहर बिठाना, एक खिलाड़ी जो 1 साल से इंटरनेशनल टीम का, T20 टीम का हिस्सा नहीं था, उसके कारण दो बड़े खिलाड़ियों में से किसी एक को बाहर रखना कितना सही होगा? मुझे लगता है सही और गलत तो इसमें डिबेटेबल है, बट जो आइडियल सिचुएशन ये है कि आप करेंटली जो चल रहा है उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, लेकिन अभी उनको गिल को लेना था, तो वो बैटिंग लाइनअप तो डिस्टर्ब होगी। बट कहीं ना कहीं ये अच्छी या बुरी खबर है, वो हमें आगे ही मालूम पड़ेगी देखने के बाद। ठीक है, अगला सवाल करता हूं मैं आपसे। एक सिलेक्शन और था यशस्वी जायसवाल को लेकर। कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक से सुनी नहीं थी, लेकिन आज मैंने सुबह पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा। ऐसा लग रहा था जैसे अजीत आगरकर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि हमारा काम था 15 लोगों को चुनना, हमने चुन लिया है, अब आगे की जिम्मेदारी कोच और कप्तान की है, तो वो देखेंगे कि किसे खिलाना है और किसे नहीं खिलाना है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज शुभमन गिल को लेकर हो रही थी कि शुभमन गिल परफॉर्म कर रहे हैं, और
एक साल से वो ओडीआई क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट पर फोकस कर रहे थे। अब जब वो फ्री हैं तो उन्हें टी20 टीम में भी जगह दी गई है। लेकिन इसी के साथ एक सवाल और पैदा होता है यशस्वी जायसवाल को लेकर। 2024 टी20 वर्ल्ड कप जो विनिंग टीम थी उसका वो हिस्सा थे, और अब एशिया कप की टीम में उन्हें जगह नहीं मिलती है। ये कितना सही है? सेलेक्टर्स कहाँ से सोच रहे हैं? अ, और क्या वो अपनी थिंकिंग के बारे में ही उन्हें समझ में नहीं आ रही? क्योंकि एक तरफ वो हर्षित राणा को टीम में लाते हैं, दूसरी तरफ वो श्रेयस अय्यर जैसे एक सक्सेसफुल खिलाड़ी को टीम से बाहर रखते हैं, जो लगातार सिर्फ इंटरनेशनल नहीं बल्कि यहाँ वहाँ जो भी लीग क्रिकेट हो रही है, रणजी मैचेस हो रहे हैं, वहां पे वो खेल रहे हैं। तो ऐसे में यशस्वी जायसवाल को लेकर सवाल है कि अगर शुभमन गिल का टीम में आना सही है, तो जायसवाल की क्या गलती थी? वो क्यों टीम से बाहर है? जी हाँ सुमित, अगर टीम सिलेक्शन की बात करें तो वो तो पूर्णतः सेलेक्टर्स के हाथ में थी। पर मैं जायसवाल के आंकड़े बताना चाहूंगा आपको। टी20 वर्ल्ड कप के बाद से उन्होंने 6 इंटरनेशनल टी20 मैचेस खेले हैं, उनमें उनमें लगभग 44 का एवरेज है, जो कि बहुत ही शानदार एवरेज है 44 का। और 171 का स्ट्राइक रेट है उनका। तो उन्होंने आने के टीम में टी20 वर्ल्ड कप के बाद से ऐसी कोई गलती भी नहीं की कि उन्हें टीम से बाहर रखा है। उन्हें मौके भले कम मिले, 6 मैचेस मिले हैं, पर उन्हें मौके तो बहुत ही कम मिले। तो सेलेक्टर्स को थोड़ा प्रेशर मुझे लग रहा हुआ होगा कि अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन के जो आंकड़े थे टॉप ऑफ द अबव, वो मुझे लग रहा है कि उन्हें थोड़ा प्रेशराइज किया होगा कि हम उन्हें जायसवाल को चुनने में उन्हें थोड़ा मुश्किलात होंगे। पर जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि ये एशिया कप है, यहाँ पे फेलियर मतलब उनके आगे करियर में भी फेलियर के मौके उन्हें बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फेलियर और अगला प्लेयर लाइन में बैठा है कि हमें मैं अपने परफॉर्मेंस से टीम में एंट्री आना चाहूंगा। तो यशस्वी जायसवाल जैसे प्लेयर को टी20 वर्ल्ड कप टीम से बाहर रखना सेलेक्टर्स को बहुत मुश्किल हो सकता है, भले एशिया कप में उन्होंने यशस्वी जायसवाल को तरजीह ना दी। अच्छा सुशांत, ये सवाल इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि अजीत आगरकर ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा इसलिए टी20 टीम में ओपन कर रहे थे क्योंकि गिल और यशस्वी जायसवाल अवेलेबल नहीं थे। जी अब जब वो अवेलेबल हैं तो सिर्फ गिल को मौका दिया गया है। और अगर हम आंकड़ों की बात करें, शुभमन गिल लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में ओडीआई क्रिकेट खासकर उसमें उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। आईपीएल में भी जबरदस्त रहा है, पिछले 2-3 साल से वो लगातार 500-600 रन बना रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब हम यशस्वी जायसवाल के रिकॉर्ड पर भी नजर डालते हैं तो वो 22 टेस्ट मैच वो खेल चुके हैं, 2000 से ज्यादा रन है, 50 से ज्यादा की एवरेज है। और उनकी ये जो एवरेज है ये शुभमन गिल के टेस्ट रिकॉर्ड पर भारी पड़ती है। खैर, लेकिन ये टेस्ट के रिकॉर्ड हैं। अगर हम उनके टी20 आई रिकॉर्ड्स की भी बात करें तो जायसवाल वहां पर भी गिल से आगे हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि गिल को टीम में नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर गिल है तो जायसवाल की भी जगह बनती थी, जो कि जिनकी जो आईपीएल में 2025 में लगभग 550 रन जिन्होंने बनाया, जिनकी स्ट्राइक रेट 160-170 की है, शुभमन गिल से बेहतर स्ट्राइक रेट है। और इसलिए ये जानना चाह रहा हूं कि आखिर जायसवाल क्यों नहीं है इस टीम में। अगर कल को टीम में अगर इस कारण श्रेयस अय्यर टीम से बाहर हो सकते हैं और भले ही स्क्वाड में है, लेकिन तिलक और संजू सैमसन में से कोई एक खिलाड़ी ऐसा हो सकता है जिसे टीम से बाहर बैठना पड़ सकता है, तो जायसवाल क्यों नहीं इस टीम में फिट हुए? जायसवाल का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है सुमित। मुझे लगता है कि अभिषेक शर्मा का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट कर देना टी20s में लास्ट एक साल में, यही वजह है कि जायसवाल टीम से नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते कि जो ऐसे प्लेयर जो इतना अच्छा खेल रहे हैं उनको निकाल कर किसी और प्लेयर को मौका दे। तो जायसवाल का नंबर आएगा, मुझे लगता है कि उनका टाइम आएगा। बट फिलहाल जो इम्पैक्ट से अभिषेक शर्मा ने डिलीवर किया है लास्ट एक साल में, उनको आप मिस नहीं कर सकते थे। तो मुझे लगता है डायरेक्ट शूट आउट था बिटवीन जायसवाल एंड अभिषेक शर्मा। एंड अभिषेक शर्मा ने जो डिलीवर किया है लास्ट एक साल में 100s और इम्पैक्टफुल पारियां, तो जायसवाल भले ही आज टीम में नहीं, लेकिन वो स्कीम ऑफ थिंग में है टीम के।
और आप देखिएगा तो आने वाले टाइम में वो टीम में जरूर रहेंगे। अच्छा, क्या ऐसे नहीं हो सकता था कि जायसवाल बाहर हैं तो गिल को भी बाहर करके श्रेयस अय्यर को टीम में ले लिया जाता, तो सारी डिबेट डिबेट ही खत्म हो जाती? ऐसा भी हो सकता था। देखिए अभी मैनेजमेंट का टी कॉल, उनकी क्या सोच है पता नहीं है, बट मुझे लगता है कि शुभमन गिल का जो ग्राफ है वो काफ़ी अच्छा गया है लास्ट एक साल में, और उनको आप अ, वो एक T20 के बहुत बेहतरीन बैट्समैन है, आप टेक्निकली वेरी स्ट्रॉन्ग बैट्समैन है वो। तो जब टीम मुश्किल में होगी तो गिल को ही इंडिया देखेगी एज ए ठीक है। प्लेयर। ठीक है। डिबेट सिर्फ बैटिंग ऑर्डर में नहीं, बॉलिंग में भी है। एक नाम जो बहुत ज्यादा चर्चा का विषय नहीं बना, लेकिन उसके बारे में बातचीत होनी चाहिए, नाम है रवि बिश्नोई का। रवि बिश्नोई इस टीम में नहीं है, और इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले मेरी पंकज से बातचीत हो रही थी। पंकज ने बताया कि बिश्नोई ने जो पिछले एक साल में भारत ने 20 जो T20 मैचेस खेले हैं, उसमें से बिश्नोई 18 मैच में भारतीय टीम का हिस्सा थे। तो आखिर उस बिश्नोई पर विश्वास क्यों नहीं दिखाया गया? जी हाँ सुमित, जैसे हम हमारी बात हुई थी, तो 18 मैचेस तो खेले हैं, पर 25 विकेट्स भी उन्होंने ली है। मुझे लगता है एकलौता ऐसा प्लेयर है जिन्होंने 20 में से 18 मैचेस खेले, क्योंकि रिशफल पॉलिसी में इंडियन टीम ने सारे पूल को खिलाया है। ये एक काबिले तारीफ मैनेजमेंट की बात कर सकते हैं कि हमने जो भी टीम वो कैरी करते थे सबको मौका मिला है। पर एक बॉलर जो कंसिस्टेंसी से 18 मैचेस खेल चुका है, 25 विकेट से 16 का स्ट्राइक रेट है, हर 16वें बॉल पे उन्होंने विकेट लिया है, और 7.14 का उनका इकोनॉमी है, जो कि T20 में बहुत ही अच्छा इकोनॉमी है। तो एक ऐसे बॉलर जो एक मैच विनर बॉलर है, क्योंकि हमने उनके जो जिम्बाब्वे में जब फर्स्ट T20 इंडिया हारी थी, तो ऐसा लग रहा था कि अभी हम वर्ल्ड कप जीत के आ रहे हैं, और फर्स्ट ही मैच में इंडियन टीम ढेर हो चुकी। पर जो 5 मैच की टेस्ट सीरीज T20 सीरीज थी, उसमें से 4 मैच जीत के इंडिया ने जो सीरीज जीती थी, उसमें रवि बिश्नोई का मतलब बहुत ही बड़ा योगदान था, क्योंकि उन्होंने उस मैच में वो उस टेस्ट सीरीज में हाईएस्ट विकेट टेकर भी रहे थे। और जिम्बाब्वेन बैट्समैन को तो उन्हें रीड करना ही नहीं हुआ था उस सीरीज में। साउथ अफ्रीका सीरीज में भी उनका बहुत इम्पैक्ट था। ये सब उनके अवे मैचेस के रिकॉर्ड्स बता रहा हूँ मैं। साउथ अफ्रीका सीरीज में भी उन्होंने विकेट्स चटकाया, और साउथ अफ्रीकन बैट्समैनों को वहां पे वो उन्होंने बैम्बुजल करके रखा था। तो मुझे लग रहा है कि उनके अवे रिकॉर्ड्स भी बहुत अच्छे हो है, फिर भी उन्हें मौका नहीं मिल रहा, तो उनके साथ कहीं तो इनजस्टिस हो रहा है। खैर, उसमें सेलेक्टर्स। उसमें एक पॉइंट और मैं ऐड करूंगा कि अ, रवि बिश्नोई ने हालांकि बहुत सारे मैच खेले, लेकिन उस टाइम पे जो इंडिया के जो मेन बॉलर्स थे, जैसे कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती, वो शायद अवेलेबल नहीं थे। और तो मुझे लगता है कि बिश्नोई टॉप 3 में आते हैं इंडिया के स्पिन बॉलिंग में। तो फर्स्ट पे वरुण, सेकंड पे कुलदीप और थर्ड पे बिश्नोई। तो इसीलिए उनको देखो तो आपने स्टैंड बाई में उनका नाम है। तो अगर समझो किसी ये दोनों में से किसी एक को इंजरी होती है तो मुझे लगता है उनका नाम आएगा, बट कुलदीप के आगे बिश्नोई को मैं नहीं रेट करता हूँ। ठीक है। ठीक है। अब सबसे जो कल से लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है सोशल मीडिया पर, हर क्रिकेट एक्सपर्ट की जबान पर उस खिलाड़ी का नाम है, नाम श्रेयस अय्यर, जो पिछले 2-3 साल से लगातार बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं। आईपीएल हो, इंटरनेशनल मैचेस हो, रणजी हो, या फिर कोई भी किसी भी तरह का T20 जो लीग मैचेस हो रहे हैं, लीग क्रिकेट हो रहे हैं, उसकी अय्यर ने जो इस आईपीएल 2025 में 17 मैचेस खेले, 604 रन बनाया, 50 का उनका औसत रहा, 175 का स्ट्राइक रेट। और सबसे बड़ी बात, पंजाब जैसी टीम जिसने आखिरी बार 2014 में प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई किया था, उस टीम को उन्होंने फाइनल तक पहुंचाया। तो एक ऐसे खिलाड़ी का टीम से बाहर रहना, जो टीम के साथ एक कप्तानी के तौर पर भी कंट्रीब्यूट कर सकता था, जो एक शानदार फील्डर और सबसे बढ़िया एक बैट्समैन था, उसका टीम से बाहर बैठना, बाहर उसे रखना, और क्या श्रेयस अय्यर इस लायक भी नहीं थे कि उन्हें बैकअप में भी रखा जाए? कितना सही है? जी हाँ सुमित, एक लिमिटेड और स्पेशलिस्ट बैट्समैन, जो इंडियन टीम जैसे आजकल हर प्लेयर को तीनों फॉर्मेट खेलने की इच्छा होती है, पर अभी
वर्कलोड इतना हो चुका है कि मैनेजमेंट हो या टीम सेलेक्टर्स हो, तो वो चाहते हैं कि हर प्लेयर को वर्कलोड मैनेज हो। पर एक अय्यर जैसा प्लेयर जो एक स्पेशलिस्ट है, जो T20 और ओडीआईसी खेल रहा है, तो ऐसे प्लेयर की जरूरत है जो स्पेशलिस्ट है, जो 4 नंबर 5 नंबर बैटिंग करने का, जिनको ज्यादा तजुर्बा हो। तो मैं अय्यर के आंकड़े बताना चाहूंगा। तो उन्होंने 3 नंबर बैटिंग पोजीशन पे 51 मैचेस खेले हुए हैं, और उन 51 मैचेस में 1444 रन है उनके। और 4 नंबर बैटिंग पोजीशन पे उन्हें 26 मैचेस खेले हुए, तो 734 उनके रन है। और 5 नंबर पे उन्हें उन्हें मतलब बहुत ही कम मैचेस खेले हुए, 3 ही मैचेस खेले हुए, इंटरनेशनल मैचेस की बात कर रहा हूँ मैं, और 110 रन उनके है। तो उनके आंकड़े तो वैसे कोई खराब नहीं है, ये आंकड़े जो एवरेज भी उनका देखा जाए तो 34.23 का एवरेज है, और स्ट्राइक रेट भी उनका 133.33 का स्ट्राइक रेट है। तो जो ये श्रेयस अय्यर के जो आंकड़े हैं, वो किसी भी बैट्समैन को देखने के बाद मतलब कोई भी टीम ऐसे बैट्समैन को बाहर नहीं रखना चाहेगी। और स्पेशली एशियन कंडीशन में जो उनकी स्पिनिंग विकेट्स पे खेलने का जो तजुर्बा है, जो हिटिंग रेंज है स्पिनिंग विकेट्स पे, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। ठीक है सुशांत, आप क्या कहना चाहेंगे श्रेयस अय्यर के एक्सक्लूजन पर? देखिए, श्रेयस अय्यर का तो इवन मैं भी बिलीव करता हूँ कि उनको टीम में होना चाहिए था। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उसमें अगरकर ने एक बहुत अच्छी बात कही। अच्छी क्या, मतलब मुझे सरप्राइजिंग लगी। उन्होंने कहा कि श्रेयस अय्यर की गलती नहीं है और ना ही हमारी गलती है कि वो टीम में है, टीम में नहीं है। मतलब वो चाह के भी उनको टीम में नहीं ले पाए, क्योंकि उनको लगा कि कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिनको वो रिप्लेस कर पाए। इफ़ यू आस्क मी पर्सनली, मुझे लगता है कि वो नंबर 4, 1 2 3 4 पे ही खेल सकते हैं। उनका नंबर 5 6 पर उतना रोल नहीं हो सकता है। तो अगर नंबर 1 2 3 4 पे जो प्लेयर सेलेक्ट हुए हैं, उनके अलावा श्रेयस अय्यर शायद सेलेक्ट होते, तो उनको नंबर 5 या 6 पे खेलना पड़ता, तो शायद वो बेस्ट पोजीशन नहीं थी। तो फॉर मी इट इज़ ओके, बट वो टीम का तो हिस्सा आगे होंगे वर्ल्ड कप के लिए। और उनका ब्रिलियंट आईपीएल गया था। उन्होंने स्पिन के खिलाफ अच्छा बैटिंग स्किल उनका है, और बिग टूर्नामेंट्स में उन्होंने अच्छे रन बनाए हैं, वर्ल्ड कप बोलो या चैंपियंस ट्रॉफी बोलो। तो बिग बिग मैच प्लेयर है वो, बट सरप्राइजिंग कि उनको टीम में सेलेक्ट नहीं किया गया। ठीक है, बातें और भी हो सकती हैं, लेकिन इसी के साथ हमें इस वीडियो को समाप्त करना पड़ेगा। श्रेयस अय्यर टीम में नहीं है, यशस्वी जायसवाल टीम में नहीं है, हर्षित राणा की टीम में क्यों वापसी हुई है? सवाल बहुत सारे हैं, सवाल आप लोगों के पास भी होंगे। आपके पास जो भी सवाल हैं, आप हमें कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं, और फिर हम आपके सवालों का जवाब अगले वीडियो में देंगे। हमारे वीडियो के साथ, हमारे चैनल के साथ इसी तरह बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।